यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि इससे पूर्व में भी हमने आपसे डिस्कस करा था कि बहुत जल्दी ही अब लेक्चरर की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो इस बार मैंने जो हमारे फिजिक्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने कोशिश की है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो एटॉमिक फिजिक्स में जैसे हमने अपनी स्वयं भी उस समय तैयारी के समय जो नोट्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अपने नोट्स को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को समझाने का मेरा यह प्रयास है। इस समय मैं बोर्ड के माध्यम से इसको करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए उतना थोड़ा समय की कमी है, तो शायद इससे आपको हेल्प होगी। ज़रूर आप लोगों ने टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे एटॉमिक फिजिक्स को लेकर के चलेंगे और हायर तक पूरा लेकर के चलेंगे जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल तक है, जैसे जैसे हमको समय मिल पाएगा। तो आप सभी लोगों से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको यह लेक्चर लास्ट में कैसा लगा, क्या आपको इससे कोई हेल्प हुई, तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कितनी बार क्या होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हमको या तो आपका रिवीजन हो जाएगा या कुछ नया या जो भी हो, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। यदि कहीं पर बाई चांस कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो साहब देखिए, हमारे जो एटॉमिक फिजिक्स का सिलेबस है इसमें एक हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग होती है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जिसको हम रदरफोर्ड, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट कहते हैं साहब। तो शॉर्ट शॉर्ट में लेके चलते हैं। आप सभी को पता है ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, जैसे कि पोलोनियम वगैरह ये लिया हुआ था। यहाँ से एक लेड कॉलीमेटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है डायग्राम में, आप देखिए यहाँ से एक्चुअली रेडियो एक्टिव सोर्सेज का क्या निकलता है, बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स इससे निकलते थे। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो हीलियम का न्यूक्लियस है। यानी कि हीलियम एटम में जो आपके दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम दो इलेक्ट्रॉन को हटा दें उसमें से तो डबली आयनाइज्ड हीलियम बन जाएगा, He2 पॉजिटिव, उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं सर। तो साहब ये जो लेड कॉलीमेटर यहाँ पे लगाया हुआ है इसका यूज ये होता है इसमें कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो डिफरेंट डायरेक्शन में यदि चल रहे होंगे तो उनको लेड यहाँ पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये। और यहाँ पर से जो पतली बीम है केवल इससे आपके अल्फा पार्टिकल्स आगे निकलेंगे साहब। यहाँ पे थिन मेटेलिक फॉइल ये ली थी उन्होंने। थिन मेटेलिक फॉइल जनरली क्या ली थी, गोल्ड की फॉइल ली थी। और इससे आप सभी जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे। और यहाँ पर पूरा जेडएनएस स्क्रीन हमने इतने पे दिखाया, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपने पूरा ऐसे कवर करते हुए भी पूरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें सिंटिलेशंस मिलते थे। सिंटिलेशंस कहने का मतलब कि फ्लैश ऑफ लाइट मिलती थी ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये तो आपका रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, आप सभी इसको जानते हैं, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे साहब। ये देखिएगा, इस डायग्राम में अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें साहब तो इसमें ये पूरा एटम यहाँ पे दिखाया गया है। और इस एटम में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बीच में जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इस एक्सपेरिमेंट ने, आप सभी जानते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल थे, यू नो ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे जो थोड़ा सा न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर थे वो सीधे चले गए थे, ये आप सब लोग जानते हैं। और जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर थे वो ऐसे करके कम एंगल पर आपके स्कैटरिंग हुई थी उनकी, ठीक है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस की ओर आ रहे थे तो स्कैटरिंग का एंगल क्या हो गया था, बढ़ रहा था। लगभग 8000 में से एक पार्टिकल 90 से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हुआ था सर। और लगभग 10⁶ से कम एक अल्फा पार्टिकल जो कि रीचिंग कर रहा था टुवर्ड्स द सेंटर की ओर, जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, ये अल्फा पार्टिकल क्या था, बैक आ गया था। इसलिए इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो अल्फा पार्टिकल का ये डायग्राम, ये भी आप सभी को पहले से पता है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। ये डायग्राम साहब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमने यहाँ पे तीन चीज़ों को यहाँ पे दिखा रखा है, आप लोग देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, प्लस जेडी चार्ज है, जितने उस पर प्रोटॉन होंगे इंटू ई उतना न्यूक्लियस पे साहब आपका चार्ज हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो ये अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल अगर ये आ रहा है, इसका जो इनिशियल जो इसको जाना चाहिए वो इधर जाना चाहिए जहां मैंने डॉट डॉट दिखा रखे हैं साहब, देखिएगा। और ये इस एंगल से ये इधर की ओर चले गया सपोज, तो दिस इज द स्कैटरिंग एंगल, ये एंगल थीटा होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे, दिस इज स्कैटरिंग एंगल थीटा। फिर दूसरी बात सर, हम क्या बात करें, अगर
ये अगर सेंटर की ओर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था न्यूक्लियस के जस्ट सेंटर की ओर, तो क्या हुआ था, ये अल्फा पार्टिकल साहब न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सर, और अल्फा पार्टिकल पर भी +2e चार्ज है। तो प्लस चार्ज होने के कारण कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के कारण ये अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है, यहाँ से रिट्रेस हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस समय क्या होता है सर, अल्फा पार्टिकल यहाँ से एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है इधर की ओर। तो ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस के एटम के अंदर यानी कि कितने नजदीक तक एटम की ओर जा पा रहा है। आप समझिए, सपोज कोई एटम का रीजन है, यहां से कोई एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो सपोज मान लीजिए ये इस रीजन तक आया, ये यहां तक आ गया, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है इस रीजन तक। तो यहां आप देख रहे होंगे ये रीजन और ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इनके बीच का यानी कि न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक पहुंच गया, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रखी है साहब कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हिंदी में हम इसको बोलते हैं ना अल्फा कण के नाभिक के निकटस्थ पहुंच की दूरी। इसके लिए भी हमें अभी आगे डेरिवेशन करने वाले हैं। एक इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर होता है साहब, ये क्या होता है ना, ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की ओर अगर कोई अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन हो, और ये जो है अगर इस डायरेक्शन में कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और यहाँ जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हमने बी से दिखा रखा है साहब, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अभी हम इनको आगे भी समझने वाले हैं। चलिएगा साहब, देखिए रिजल्ट्स क्या थे आप जरूर ध्यान में रखें, मैंने भी अपनी तैयारी के समय ये लिखे हुए थे। तो देखिएगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 99.86% पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो देखिए 99.86% अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि जो आपका स्पेस होता है एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस वो खाली होता है। दूसरा फैक्ट देखिए साहब, 0.14%, क्योंकि तो 99.86% तो ये सीधे चले गए, तो बचे कितने, 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री। वो 1 डिग्री से ज्यादा पर वो डेविएट हुए। 1 डिग्री से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 90 और 1 मैक्सिमम 180 डिग्री तक। देखिएगा, experimental results show that one of about 8,000 particles suffered angles of scattering थीटा ग्रेटर देन 90। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इससे ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा वो भी अभी आपको बताते रहते हैं आगे। देखिएगा साहब, a few of the alpha particles were even scattered directly in the back direction, यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री, उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। कैसे इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा सर, थोड़ा सा ये देखते हैं। 180 क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है सपोज, हाँ जहां मैं ये लाइन बना रहा हूं, अगर इधर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो 180 डिग्री वो बैक आ जाएगा, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। ये इंपैक्ट पैरामीटर मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, यहां से आप देख रहे हैं, ये तो सेंटर था, ये सेंटर से यहाँ अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिखा रखी है फिगर में, देखिए ध्यान दीजिए, ये इंपैक्ट पैरामीटर था। अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से न जाते हुए ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की डायरेक्शन के ऊपर ही आ गया, तो ये जो बी है ना, ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, देखिए ये नीचे की ओर शिफ्ट होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यहीं आ गया अल्फा पार्टिकल भी। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 180 डिग्री, अगर कोई अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट के 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 180 डिग्री हो तो इंपैक्ट पैरामीटर बी क्या होगा, 0। अभी हम इंपैक्ट पैरामीटर के लिए आगे फॉर्मूला भी लेके आने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है साहब, देखिएगा सर, थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कितनी बार, छोटे छोटे। देखिएगा, वी शैल एज्यूम दैट, कुछ चीजें एज्यूम की गई थी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। पहली बात देखिए, द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस आर पॉइंट चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों को साथ पॉइंट चार्ज लिया गया था। न्यूक्लियस दूसरा क्या होना चाहिए ना, हैवी होना चाहिए, बट इट इज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज, उसकी डेंसिटी तो काफी हाई होनी चाहिए, बट लाइक एज पॉइंट चार्ज की तरह लिया था, जैसे कूलॉम का जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस आर बोथ पॉइंट चार्जेस।
दूसरा देखिएगा, द स्कैटरिंग इज ड्यू टू कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ओनली, ठीक है, बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्यों, तो आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी होगी, जब हम न्यूक्लियस के बहुत नजदीक चले जाते हैं या न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, वैसे तो कूलॉम रिपल्सिव फोर्स से क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को रिपल्सिव, बट इनसाइड द न्यूक्लियस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में बंधे रहते हैं। तो उसके लिए युकावा की पाई मेसॉन थ्योरी आपने पढ़ी हुई है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियर रीजन पे फिर कूलॉम का फोर्स काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर भी ये जो है, ये जो स्कैटरिंग हो रही है प्रोटॉन और सॉरी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है, बस इस बात को ध्यान रख लो, केवल कूलॉम रिपल्सिव फोर्स होता है। क्वेश्चन बन जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इज ड्यू टू ओनली कूलॉम फोर्स या ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का कोई योगदान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, द न्यूक्लियस इज सो मैसिव कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल दैट इज डज नॉट मूविंग ड्यूरिंग दियर इंटरेक्शन। ये माना गया कि न्यूक्लियस क्या है, सो मैसिव है और ये मूव नहीं करता है इस इंटरेक्शन सॉरी इस इंटरेक्शन के दौरान। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है, एक्चुअली एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने देखा ही होगी ना, तो एनसीईआरटी में सर एक क्वेश्चन है, अगर जो रदरफोर्ड ने क्या लिया या गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास कराया था। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप देखिएगा कि यदि आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाए या गीगर मार्सडन जो भी है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यदि उसमें गोल्ड न्यूक्लियस न दे करके आपको हाइड्रोजन की सॉलिड सीट दी जाए, सॉलिड मतलब ठोस सीट, हाइड्रोजन की फॉइल अगर आपको दी जाती सीट, तो क्या होता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ध्यान सुनिए, इसी पे एमसीक्यू भी बन सकता है। तो एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन लगभग आई थिंक 20 केल्विन टेम्परेचर या शायद 14 केल्विन टेम्परेचर होता है, आप लोग चेक करें, उससे नीचे के केल्विन के टेम्परेचर पर, बिलो 14 केल्विन पे हाइड्रोजन सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो अगर आपको हाइड्रोजन दे दी जाए सॉरी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो फिर उससे स्कैटरिंग नहीं होगी, वो हाइड्रोजन की सीट को पार करके आगे चले जाएंगे, स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है उसका डेंस होना, न्यूक्लियस का हैवी होना यानी कि मैसिव होना, मास ज्यादा होना जरूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे, द न्यूक्लियस इज सो मैसिव कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल। समझ गए, अगर हाइड्रोजन की सीट ले लें अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, क्या होगा अगर आएगा, तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल्स विल पास थ्रू द हाइड्रोजन सीट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए डीप स्टडी कीजिए। नंबर 4, द अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट पेनिट्रेट द न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन को पेनिट्रेट नहीं करा, एंड द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। तो यही मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर रीजन पर अल्फा पार्टिकल नहीं जा पाता है, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक जाता है सॉरी, जब न्यूक्लियर रीजन तक अल्फा पार्टिकल नहीं जा पाएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं साहब। चलिए सर, कुछ ना कुछ आपको हेल्प हुई होगी लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड की थिन फॉइल। ये बहुत से आप लोगों ने भी बीएससी में देखा होगा, या जो बाहर से प्रैक्टिकल के टाइम पे जो टीचर आते हैं, हर किसी का क्वेश्चन होता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई। आप लोगों को सबको इसका आंसर भी पता होगा। गोल्ड की थिन फॉइल ली गई ताकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल इसको, जिसको हम बोलते हैं ना, कि जिसकी बहुत पतली सीट खींची जा सके। जनरली मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, ये सब हम पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा पतली सीट खींची जाती है, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। इसकी इतनी पतली सीट बनाई जा सकती है कि जिसमें एयू यानी कि गोल्ड एटम्स की केवल एक ही लेयर हो। आप ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे आप लोग खाना वगैरह पैक करने के लिए आपके पास एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, इसी टाइप की आप गोल्ड की फॉइल मान लीजिए, वो इतनी पतली होती है ना एल्यूमिनियम फॉइल। जब देखो, इमेजिन कीजिए, आपको मैं डायग्राम दिखा नहीं रहा, आप इमेजिन करिए ऐसे ही गोल्ड की फॉइल हो, तो जब उसमें अल्फा पार्टिकल जाए ना, उस फॉइल में ना केवल गोल्ड एटम्स की एक सिंगल लेयर हो, उसमें डबल लेयर नहीं हो। जैसे आप प्याज काटते हैं ना, अनियन आप काटते हैं, तो उसकी बहुत सारी लेयर नहीं कट कर देते हैं आप, एक के पीछे एक हम काट देते हैं उसको। ऐसा मत समझिए, मतलब प्याज का मतलब ऐसा पार्ट काटना है कि उसके बाद आप उसकी दूसरी लेयर काट ही ना पाए, इतनी थिन, यानी कि एक ही एटम्स की लेयर हो, उसके पीछे एटम्स की कोई दूसरी लेयर ना हो। दूसरी लेयर नहीं होगी तो मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं होगी, अल्फा पार्टिकल
अगर सिंगल लेयर होगी तो एक ही गोल्ड एटम से टकराएगा, यानी कि मल्टीपल स्कैटरिंग ना हो, सिंगल स्कैटरिंग हो, एक अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड एटम से ही टकराए, इसलिए लिया था सर। तो देखिए मींस वन अल्फा पार्टिकल, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल एक ही गोल्ड एटम से टकराए, अर्थात मल्टीपल स्कैटरिंग ना हो। इसके बाद देखिएगा अब क्या लिखा है हमने आगे। लेट आर विद इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। आप एज्यूम कर लीजिए एक न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है, अगर उनके बीच में आर अगर इंस्टेंटेनियस दूरी है उनके बीच की, तो कूलाम फोर्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 क्या आएगा, देखिए जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में अगर जेड प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है ये अभी आप सभी लोगों को पता है जेड ही होता है प्लस का। तो Q1 के ऊपर जेड और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है प्लस 2 तो जेड इंटू 2 अपॉन क्या आ गया आर स्क्वायर। तो फोर्स आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों को देखिए तो 2 जेड ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, तो 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से फोर्स क्या आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया सर। ये हमने यहाँ पे डायग्राम से भी बता रखा है। अब देखिए अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ है। दूसरा ये एक सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू ऑल नो। तो द अल्फा पार्टिकल पाथ इज हाइपरबोलिक पाथ। जो अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग के बाद जो पाथ बन रहा था ना, वो देखो सर्कुलर तो है नहीं, पैराबोलिक भी हाँ पैराबोलिक भी नहीं होता है, और वो भी नहीं होता है उसको इलिप्टिकल भी नहीं होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द पाथ ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसा पाथ होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है। क्यों होता है मैं आपको जरा बता दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी अगर एनर्जी अगर निगेटिव होगी, ठीक है, कोई भी अगर कभी भी टोटल एनर्जी अगर निगेटिव होगी तो ध्यान रखना पाथ या तो सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा। क्यों, आप सभी जानते होंगे, तो सर्कुलर और इलिप्टिकल क्या है, ये एक बाउंड सिस्टम है। ये कैसे सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है, और बाउंड रीजन के लिए क्या होता है, हमेशा एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। अब एनर्जी जीरो होती है, ध्यान दीजिएगा साहब, अगर एनर्जी कभी भी जीरो आएगी तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और एनर्जी अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, एनर्जी का फॉर्मूला, तो जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, हाइपरबोलिक। तो जनरली हम एनर्जी का फॉर्मूला इससे भी देख सकते हैं, या अगर हम यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी देखें तो पाथ अगर हाइपरबोलिक क्यों है उसको शायद मैंने स्टडी किया है यहाँ पर। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है ना, E इक्वल टू के प्लस यू। मैंने आपको बताया कि अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो हाइपरबोलिक पाथ होगा। उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव हुई। नाउ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये आपको फॉर्मूला पता है, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। एफ डी आर सेम डायरेक्शन में है तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी आर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिए, ये हमने क्या लिया है यहाँ पर, F कितना हुआ इसमें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हुआ। और अगर हम यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और 2 जेड ई स्क्वायर, इस पूरे को सर मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ आपका k। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 जेड ई स्क्वायर के ऊपर k कांस्टेंट ले लिया, कूलाम कांस्टेंट k नहीं है, अब एक नया मान लिया हमने, तो F को क्या लिख सकता हूँ, k अपॉन आर स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे। तो डी यू बराबर जो माइनस एफ डी आर है ना सर, अब यहां से देखिए अगर इन्फिनिटी पे हम देखें, लिमिट लगा दीजिए दोनों और इंटीग्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इन्फिनिटी से आर रीजन में कहीं अगर हम आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, यू। तो इसको हमने इंटीग्रेशन करा, हम चेंज देख रहे हैं ना, तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू का इंटीग्रेशन यू आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी जीरो टू यू। यहाँ माइनस के तो बाहर आ गया, माइनस तो बाहर था, के बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन हमने करा इन्फिनिटी टू आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा ना यहाँ से, इधर से 1 अपॉन आर स्क्वायर को आर की पावर माइनस 2 डी आर लिख दिया मैंने। अब इससे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, देखिए ये यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करा सर, तो u माइनस जीरो यू आया, माइनस के आर की पावर माइनस 2 का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो माइनस के इसका क्या हो जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, बहुत सिंपल है। इन्फिनिटी टू आर लिमिट लग जाएगी, तो इन्फिनिटी टू आर तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो।
तो केवल 1/r आएगा जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो u बराबर k/r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई ना वो पॉजिटिव आई। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, u इक्वल टू k/r। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी काइनेटिक तो पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव आई। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, वो भी पॉजिटिव आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कहूँ। टोटल एनर्जी पॉजिटिव यानी कि टोटल एनर्जी E ग्रेटर देन 0 है। तो सो पाथ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज हाइपरबोलिक पाथ। ये जनरली बीएससी में क्वेश्चन आता था ना कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज अ हाइपरबोलिक पाथ। ये बीएससी में ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आते थे। ये जो नोट्स हैं ये इंटर और 12th और ग्रेजुएशन सारे मिक्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के आप ये याद रखिए कि जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का पाथ होता है, कैसा पाथ होता है, तो साहब ये पाथ होता है हाइपरबोलिक पाथ। क्यों? क्योंकि तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव। ये टोटल यहाँ से कंसेप्ट बना, जिसको अच्छे से देखना होगा तो उनको शायद हेल्प भी हुई होगी। चलिए सर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी डायग्राम में बताया था सर, ये न्यूक्लियस है जो आप देख रहे हैं प्लस जेडी, ये इम्पैक्ट पैरामीटर भी यहाँ हमने शो करा है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल ये आ रहा था, यहाँ से इधर चले गया, इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, तो इसके बीच में जो एंगल थीटा यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, दिस इज स्कैटरिंग एंगल। तो डेफिनेशन देख लीजिए सर, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कौन सी भी, ये कहाँ की ओर जा रहा था ये अल्फा पार्टिकल, या ऐसे ऐसे आगे निकलता ना, ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है इसकी। डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ये स्कैटरिंग एंगल आपसे होता क्या है ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको दिमाग में चीजों को रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल? क्लियर हो गया? चलिए साहब बहुत अच्छा। अब इसके बाद से देखिएगा, अब एक रदरफोर्ड ने क्या दिया ना सर, स्कैटरिंग का एक फॉर्मूला दिया इन्होंने कि टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे। यहां से जरूर क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं साहब। देखिए सर, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट रीच द स्क्रीन एट ए स्कैटरिंग एंगल थीटा आर गिवन एज। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं समझाता हूं क्या है। क्वेश्चन बनना है, वो क्या बनना है वो भी बताऊंगा, याद कर लें तो बहुत बढ़िया है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एन थीटा होता है NiNt(Z²E4 अपॉन 8πε0² sin to the power 4 θ/2। एक्चुअली इसमें जो Ni है टर्म समझिए, ये होता है टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टेड अगेंस्ट द टारगेट, कि कितने अल्फा पार्टिकल इनिशियली गए थे टारगेट न्यूक्लियस की ओर। एन होता है साहब द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपने टारगेट न्यूक्लियस दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, जो सीट आपने ली है जैसे गोल्ड फॉइल, ये सब चीजें। टी होती है थिकनेस ऑफ द फॉइल। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा इस फॉर्मूले से, देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट। मेनली यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो एन थीटा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ये एन थीटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती है 1/sin to the power 4 θ/2। इससे न्यूमेरिकल बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है अभी आगे आएगा। फिलहाल अगर ये ग्राफ जो बगल में दिखाया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये रिलेशन भी आप जरूर नोट करें, एन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin to the power 4 θ/2। ग्राफ देखिए सर, एन थीटा और थीटा के बीच में मैंने एक ग्राफ खींचा है। एन थीटा क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। तो ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है, ये ग्राफ ऐसा बनता है, आप इसको ये नोट कर लो बस। इससे क्वेश्चन क्या आता है ना, इससे क्वेश्चन ये आता है कि स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और डिफरेंट एंगल थीटा पर जो ग्राफ होता है किस टाइप का होता है। एक ग्राफ तो सर यही दिखाएगा जो आपके पास सही होता है, इस टाइप से। एक ग्राफ सर आपको ऐसे दिखा देगा, वहां पर कुछ इस तरीके से दिखा देगा। एक ग्राफ का पैटर्न कुछ अलग टाइप का हो जाएगा कि ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ऐसे 3-4 ऑप्शन होंगे, सही आंसर जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखिएगा साहब, अब इसमें देखिएगा जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिएगा। हाँ, अब है डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग
ऑन द थिकनेस ऑफ द फॉइल। आप ये मत कहिएगा ये 12th लेवल में नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल से, पूरे 12 से ग्रेजुएशन लेवल तक का पूरा इसमें नोट्स है, ठीक है। क्वेश्चन जहां जहां से बनने की संभावना होगी। तो डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द फॉइल, फॉइल की थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा वाज केप्ट कांस्टेंट। सबसे पहले तो हमने एंगल ऑफ स्कैटरिंग कांस्टेंट रख दिया, यानी कि डिफरेंट, यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है और एल्यूमिनियम भी है। अगर एक ही एंगल जो थीटा पर, सपोज हमने ऐसे अल्फा पार्टिकल लिए जो सपोज बाय एक्सपेरिमेंटली 60 डिग्री पर सारे के सारे स्कैटर हो रहे हैं, किसके, गोल्ड के भी, सिल्वर के भी, कॉपर के भी, एल्यूमिनियम, थीटा कांस्टेंट कर दिया, तो थीटा की डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई ना, एक ही एंगल पे देख रहे हैं। अब एक ही एंगल पर साहब कैसे देख रहे हैं ना, जो फॉइल लिया उसकी थिकनेस को बढ़ा करके देख रहे हैं। जैसे तो थोड़ा पतली फॉइल ली, थोड़ा ज्यादा मोटी फॉइल ली, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी एक्स एक्सिस में देखिएगा आप, थिकनेस बढ़ रही है इधर की ओर, यहाँ है तो थिकनेस जैसे जैसे बढ़ रही है ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जो थिकनेस देखो ना, थिकनेस बढ़ रही है तो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है ये, फिर थिकनेस बढ़ी तो ग्राफ ऊपर की ओर, थिकनेस बढ़ी ग्राफ ऊपर की ओर, थिकनेस बढ़ रही तो ग्राफ ऊपर की ओर। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है, लेकिन हर के लिए बढ़ रहा है ना। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द फॉइल। फॉइल की थिकनेस बढ़ेगी तो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल बढ़ रही है, समझ रहे हैं आप। तो देखिएगा, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा तो सर कांस्टेंट रखा हुआ है, फॉइल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड ऑल्सो ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड। तो ऐसा इस टाइप का, आप आपसे पूछ लेगा गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा है, देखिए नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। उसके बाद किसके लिए है, देखो सिल्वर के लिए होता है, उसके बाद किसके लिए होता है, कॉपर के लिए, उसके बाद किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए। आप याद रख लीजिए, जिसको पेपर सेट करना होगा वो क्वेश्चन बनाने का टेंशन उनका है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। आपको यहाँ पर इतना आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एनी वन एलिमेंट, इनमें से किसी भी एलिमेंट के लिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो वहां नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, पहला डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द फॉइल, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ कॉइल, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द फॉइल। तो ये आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द फॉइल, या डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द फॉइल, बिकॉज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए सर, डिपेंडेंस ये भी है, अब देखिए ऑफ स्कैटरिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी कहें या काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इस फॉर्मूले में ना, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था दोबारा लिखा है, जो के है ना सर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। तो देखिए साहब, एन थीटा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की ये भी आप देख रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी, एक तो एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्कैटरिंग क्या होगी सर, डिक्रीज होगी, ध्यान रख रहे हैं आप। देखिए देखिएगा साहब, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, हाफ एम बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर 1/, यहां पर क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v की पावर 4 हो जाएगा ना यहाँ से, तो v की पावर 4, यानी कि ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें, केवल सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन एक पेपर बनना है तो पेपर का लेवल भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। चलिए साहब, अब आगे बढ़े सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, वही बातें की जाए जो इंपोर्टेंट हो। आप नोट्स भी बनाएं, जैसे भी आप करें, आपको जो पॉइंट आते हो तो उनको ना नोट करें, जो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो उसको नोट करें, अपना फीडबैक जरूर दें। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार, और यहाँ पे फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अब इसके लिए डेरिवेशन आ रहा होगा यहाँ पर, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर +2e चार्ज का ये बहुत अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से न्यूक्लियस की ओर आ रहा है, ये न्यूक्लियस की ओर आ रहा है। तो मान लो यहाँ एटम के अंदर, न्यूक्लियस पे तो हिट नहीं करा, लेकिन एटम के अंदर इस पॉइंट तक आ गया, देख लो, तो न्यूक्लियस के इतने नजदीक आ गया ना, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अगर इसको मान लो ऐसे माना है, तो न्यूक्लियस के जितने नजदीक तक आया। अब ये बताओ पूरे न्यूक्लियस तक हिट क्यों नहीं करा, क्योंकि कूलॉम रिपल्सिव फोर्स लग गया ना सर, इस पे +2e चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी +ZE चार्ज है। तो यहाँ पर पहले जो इसकी काइने, ये यहाँ से जब आ रहा होगा ना, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा, बहुत तेज दौड़ के,
एक बच्चा बहुत तेज दौड़ के आ गया, सामने से मान लो सांप दिख गया, बच्चा रुक गया एकदम से, या सामने से उसको टीचर दिख गए, बड़े डरावनी वाले टीचर, बच्चा रुक गया ना एकदम, रुकेगा, फिर यहां से ये पीछे भागेगा। तो एक टाइम क्या आएगा आप समझिए, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी एनर्जी कंजर्वेशन से, जब ये रुक रहा होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी या नहीं बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ नहीं है यार, ये क्या है, जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक पहुंच गया, ये r0 डिस्टेंस, मान लो इतने नजदीक तक पहुंचा, तो इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, इसको r0 से दिखाते हैं। अब कोई आपने रिटर्न एग्जाम तो देना नहीं है कि डेफिनेशन में पढ़ूं, फिर भी पढ़ देता हूं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू व्हिच an energetic alpha particle traveling directly towards the nucleus can move just before coming to rest and then retracing its path is known as distance of closest approach। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एक एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल मूव करके आए और न्यूक्लियस के जिस पॉइंट तक वो मूव कर सकता है रेस्ट में आने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से इस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं साहब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पे अब इसका डेरिवेशन हल्का सा 12th की बुक में आप सबने देखा ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जरा हिंदी में भी लिखा है कुछ, जब अल्फा पार्टिकल नाभिक, न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं सर, ठीक है, नाभिक के नजदीक आता है तो b इक्वल टू 0 पर, हाँ b 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहा है। b क्या था याद करो, b था इम्पैक्ट पैरामीटर, हिंदी में इसको संघट्ट प्राचल कहते हैं, संघट्ट प्राचल। अल्फा पार्टिकल ना इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिस्टेंस होती थी, अगर अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो ये पहले यहाँ जा रहा था मान लो, तो ये सेंटर और ये परपेंडिकुलर ये इम्पैक्ट पैरामीटर था, लेकिन अल्फा पार्टिकल इधर ही आ गया, तो पहले भी बता चुका हूँ, बी क्या हो जाएगा 0, इम्पैक्ट पैरामीटर 0। तो देखिए जब अल्फा पार्टिकल नाभिक के नजदीक आता है तो b इक्वल टू 0 पर तब यह पहले रेस्ट में आता है, पहले रुकेगा ना, फिर थीटा बराबर 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट या रिट्रेस, यानी कि इधर की ओर आ गया ना, रिट्रेस होता है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदल जाती है। कोई नहीं तो फटाफट डेरिवेशन कर लेते हैं साहब, देखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, U बराबर अगर दो चार्ज Q1 Q2 हो तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो यहां पर डायग्राम में आपने देखा ना, डायग्राम से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डायग्राम में देखिए Q2 की जगह पर जो चार्ज है सर Q1 में, यानी कि अल्फा पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंच चुका है, Q1 यहाँ पर है आपका, ये जहां पे डॉट डॉट कर दिया, Q2 ये है न्यूक्लियस Ze वाला, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, अब ये R0 रह गई ना, ये Q1 यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे R0 आपको दिख रहा है साहब, ये R0 है, ये Q1 है, Q2 है, तो कितना हो गया U इक्वल टू 1/4πε0, Q1 की जगह पर कितना आ जाएगा साहब, Ze ले लिया, चलो मैंने न्यूक्लियस का, Q2 की जगह पर अल्फा पार्टिकल का 2e अपॉन डिस्टेंस R0, तो U बराबर 1/4πε0, 2 से इंटू कर दो तो 2 ये आया, Ze इंटू ई क्या हो गया, Ze स्क्वायर अपॉन R0। यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदली, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक में, क्योंकि यही काइनेटिक तो पोटेंशियल में बदली थी, तो K बराबर U कहो या U बराबर K कहो, तो K बराबर क्या हो जाएगा, अब U की जगह K लिख दिया सर, 1/4πε0 2 Ze स्क्वायर अपॉन R0। तो यहाँ सब R0 निकालना, नेक्स्ट लाइन में क्या करा, ये R0 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की जगह भेज दो, K को R0 की जगह पर ले आओ, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, R0 इक्वल टू 1/4πε0 2 Ze स्क्वायर अपॉन K। चले आगे देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई सर, R0 इक्वल टू 1/4πε0 2 Ze स्क्वायर अपॉन K। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, इसको तो भूलने का तो मतलब ही नहीं होता है, मरते दम तक भी याद होना चाहिए, प्राण भी जा रहे हो ना तब भी कोई पूछे क्या होता है भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, हम जनरली जब बच्चों को पढ़ाते ना क्लासरूम में ऐसे ही डिस्कस कर लेते, तो भाई बता दो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 इक्वल टू 1/4πε0 2 Ze स्क्वायर अपॉन K, चाहे उसके बाद फिर डॉट डॉट डॉट, टेंशन मत लें, अभी लेक्चर का एग्जाम देना है, ठीक है। R0 इक्वल टू, मजाक भी चलते रहना है, नहीं तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा होता है बच्चे क्लासरूम में बोर हो जाते हैं सर। R0 इक्वल टू 1/4πε0 2 Ze स्क्वायर, मैंने K की जगह पर क्या लिख दिया सर, हाफ mv स्क्वायर, अरे काइनेटिक एनर्जी तो है ये,
अब ये 2 सर यहाँ से ऊपर चले जाएगा इनटू में r0 बराबर 1/4 4z² क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ना साहब, एक तो r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k आ गया। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच घटेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। r0 सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस वाले फॉर्मूले से अगर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच घटेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है ये भी बता देता हूं। हाँ, अगर एक अल्फा पार्टिकल आपसे कहेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 था, अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k है, इसको डबल कर दोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर हाफ हो जाएगा, वो भी 1/2। अगर काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल कर दोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/3। अगर आधा कर दोगे, अब देखो अगर इस k को k/2 कर दोगे, ध्यान दो k/2 तो 2 ऊपर चले जाएगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो जो हो जाएगा पहले से डबल हो जाएगा। अब देखिए तो इसी प्रकार से वेलोसिटी को डबल कर देंगे, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 हो जाएगा। वेलोसिटी डबल तो उसका स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो 1/4। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन सर, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिएगा सर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। हम अब देखिएगा साहब क्या है, r0 का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 1/4 तो फॉर्मूला था। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है सर, k बराबर p²/2m, आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो भी मैंने यहां लिख रखा है। देखो k बराबर p²/2m कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ mv², हाफ mv² को m से इंटू भी कर दो और m से डिवाइड भी कर दो, तो नीचे तो 2m बन जाएगा सर, ये ऊपर m और ये m² v² बन जाएगा। अब इतना तो सभी को पता होगा कि मोमेंटम जिसको हम संवेग कहते हैं उसका फॉर्मूला p बराबर mv होता है, तो mv का स्क्वायर m² v² यानी कि p² क्या हो जाएगा m² v²। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, p²/2m लिख सकते हैं। अब हम कहां पर चल रहे थे, इधर देखिए, अब जो ये फॉर्मूला है r0, यहां से क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट एग्जाम में आते हैं। 1/4 तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है, मोमेंटम के टर्म में तो काइनेटिक एनर्जी जो k है इसको p²/2m लिख दिया मैंने। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं ना, r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p² है सर, है या नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि आप अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम को डबल कर देते हो मोमेंटम को अगर आप डबल कर देते हो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा 1/4। पहले का क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, पहले अगर आप सपोज d था तो d/4। अगर मोमेंटम को आप ट्रिपल कर दोगे तो पहले d था मान लो या r0 था तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल का स्क्वायर 1/9, तो पहले का 1/9 हो जाएगा। समझ गए आप इस चीज को, तो 1/p² पे डिपेंड करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है सर। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 डिटरमाइंस, किस चीज को डिटरमाइन करता है, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस या साइज ऑफ द न्यूक्लियस को ही इसने डिटरमाइन करा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर इंपैक्ट पैरामीटर पर। तो इंपैक्ट पैरामीटर को जरा देखिए, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है बार बार, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अगर कोई अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा हो और ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, ओ सॉरी इंपैक्ट पैरामीटर। तो देखिए सर इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मिनिमम, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन किसके, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ये जो है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल अगर इधर की ओर जा रहा है तो इंपैक्ट पैरामीटर को आप यहां पर भी नाप सकते हो। अगर ये डायरेक्शन है इंपैक्ट पैरामीटर को आप यहां भी नाप सकते हो, देखो ये
ठीक है, यानी कि नाभिक से अल्फा कण के वेग की प्रारंभिक दिशा की लंबवत दूरी है नाभिक से। अब नाभिक से तो यहाँ पे है, तो हम ये लाइन हमने अपने एक रिस्पॉन्स के लिए खींच ली, ये लाइन, ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इम्पैक्ट पैरामीटर शो करा है। अब देखिएगा सर आगे, अगर अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल नाभिक से ज्यादा दूर होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तथा स्कैटरिंग एंगल थीटा भी कम होगा। अब जरा से इस बात को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसा कह रहा है ना, अभी तो इम्पैक्ट पैरामीटर यहां पर है, तो अभी जो स्कैटरिंग है इतने एंगल पर है, ज्यादा स्कैटरिंग है। अगर इम्पैक्ट, अगर ये इधर आ जाइए अल्फा पार्टिकल, तो इम्पैक्ट पैरामीटर घट गया ना, ये बी घट गया है सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग तो ज्यादा होगी, अब ज्यादा एंगल से स्कैटरिंग होगा। लेकिन अगर यही अल्फा पार्टिकल जो अभी तक इस डायरेक्शन में आ रहा था ना साहब इधर, अगर ये इस डायरेक्शन में आ जाए, इधर से अगर जाइए, तो हो सकता है ये सीधे ही चले जा रहे हैं, तो जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो घटेगा। अगर जैसे ये यहाँ पर आ रहा था, अगर कोई अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ पर को आ रहा है, ये इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो वो ऐसे यहाँ से स्कैटर हुआ, लेकिन इतने एंगल पर हुआ मान लो ये यानी कि आप समझ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल अगर दूर जाएगा ना, जैसे जैसे दूर जाएगा ऐसे, तो स्कैटरिंग का एंगल घटेगा। ये इसको जाना इधर को चाहिए था, इधर आ गया तो स्कैटरिंग एंगल घटेगा। जितना दूर होगा कि तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ जाएगी ना, तो कूलॉम फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए आप इस बात को, इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता है तो स्कैटरिंग एंगल घटता है, याद रखना। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है सर। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको हम संघट्ट प्राचल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक साथ बोल लो, इंटू कॉट थीटा बाई 2। याद रखना इसको जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए सर, इम्पैक्ट पैरामीटर जो है ना, ये एक तो बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर, कॉट थीटा बाई 2 के, ठीक है। और दूसरा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले में, के क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के। अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप अगले फॉर्मूले को देखो ना, अगर हम लिखें इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू r0/2 कॉट थीटा बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, आपको देखो ध्यान से सुनो, ये r0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कुछ वैल्यू दे देगा, सपोज 3 × 10⁻⁻14 मीटर। स्कैटरिंग एंगल दे देगा कुछ थीटा 45 डिग्री या 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर ये हो जाएगा तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉट 45, कॉट 45 1 होता है, तो 3 × 10⁻⁻14 मैंने ये बोला, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा उसका 3/2, यानी कि 1.5 × 10⁻⁻14, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। अब देखिए r0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसमें लिखा है थीटा स्कैटरिंग एंगल है, लिखा है सर मैंने। अब लिखिएगा साहब फॉर हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब हुआ सर कि अब वही बात, जब 180 डिग्री वाला अल्फा पार्टिकल वाला केस, ये न्यूक्लियस है मान लो प्लस जेड ई, अल्फा पार्टिकल जब इसके ठीक सेंटर की ओर आ रहा हो सर, इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अच्छा लिखा भी तो मैंने, अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो ये 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा ना, बी कितना होगा इस समय 0, क्यों, तो भाई इधर ही की ओर तो आ गया, अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस की ओर ही आ गया, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते थे उसी डायरेक्शन में आ रहा, तो बी 0। स्कैटरिंग एंगल कितना होता है 180 डिग्री, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो ऐसे मैथमेटिकली, देखिए सर बी बराबर 0 हो, अगर हेड ऑन कॉलिजन में बी तो 0 होगा, तो कॉट थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 था ना, तो कॉट थीटा बाई 2 भी 0 हो गया, तो कॉट थीटा बाई 2 को हम 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90, तो थीटा बाई 2 कितना हो गया 90, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों लिया, क्यों, तो बी बराबर था ना जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यों लिया हमने कॉट थीटा बाई 2, क्यों, तो बाकी टर्म कांस्टेंट है। समझ रहे हैं आप, ये यहां से देखिए ना, बी बराबर हमने इसलिए लिया r0/2 कॉट थीटा बाई 2, r0/2 तो कांस्टेंट होगा, या जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था वो कांस्टेंट, कॉट थीटा बाई 2 पे ही डिपेंड करेगा सर। तो सर यहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिएगा जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिएगा सर, हेड ऑन कोलिजन में, सॉरी हेड ऑन कोलिजन में बी 0 होता है, याद रखना, इम्पैक्ट पैरामीटर 0, हेड द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऐसे करके पूछ लेगा इन अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल,
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ध्यान रखना इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, दिस इज इलास्टिक स्कैटरिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, स्कैटरिंग में यहाँ पे क्या था सर, स्कैटरिंग एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री, इम्पैक्ट पैरामीटर बी ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा। सिंपल सी बात ऊपर भी बताई थी। यहाँ से देखना चाहते हो तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉट थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए बी के ज्यादा मान के लिए कॉट थीटा बाई 2 कम होगा, इसलिए थीटा डिक्रीज होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा तो स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है, या इसको नहीं भी देखते हो डायरेक्ट ये देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर बी ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा, ये समझना सीधे सीधे। ठीक है, क्यों तो अल्फा पार्टिकल दूर जा से जा रहे हैं न्यूक्लियस के, क्यों तो आप लोगों ने पहले कुछ तो पढ़ा ही है ना ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये मुर्गेसन की बुक से सर मैंने पेज लिया है, क्यों लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सब डायग्राम वहीं से है, क्यों लिया था इसके पीछे कारण बता देता हूँ। देखिए ये अच्छे जो राइटर्स की बुक होती है ना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहीं से मैंने वो फैक्ट लिखे थे जो हम अपने नोट्स थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द गोल्ड फॉइल विद स्मॉल डेविएशन, और भी होंगे। ये देखो इसमें लिखा है ना एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शोड दैट वन ऑफ अबाउट 8000 पार्टिकल कि ये 90 डिग्री पे स्कैटर हुआ। इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं, आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, देखना क्यों मैंने लिया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप सब लोग जानते हैं सर। रदरफोर्ड ने क्या कहा था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है, ये कहा था ना, किसी भी पॉसिबल, जो कि गलत था, क्योंकि किसी भी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो इसका जो एसिलेटेड पार्टिकल होगा और वो रेडिएशन एमिट करेगा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बताया था रदरफोर्ड मॉडल, ये सबको पता है आपको। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। यहां पर ये लिखा है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता है, बट ये देखिए ये मुर्गेसन की बुक में लिखा है 10 रदरफोर्ड proposed a dynamic planetary model in which nucleus plays the role of the sun and electrons correspond to the individual planets of the solar system। जैसे सोलर सिस्टम होता है ना कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों ओर राउंड करते हैं, इसी प्रकार से इसको भी बता दिया गया था। ठीक है, तो यहां से क्या बना था क्वेश्चन, उस चीज को देखिए। यानी कि प्लेनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना, किसकी बुक में, मुर्गेसन की बुक में। आप लोगों को बहुत को पहले से पता भी होगा। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, इसके आगे देखिए, ये थ्योरी ऑफ अभी उसको भी देखा डिस्कस करेंगे। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, ये वही मुर्गेसन की बुक है सर, इसमें पोस्टुलेट लिखे हुए हैं, यहीं से मैंने लिखे हुए थे, इसलिए मैंने आपको ये बुक यहाँ पे दिखा रखी। द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर पॉइंट चार्जेस, सब मैं आपको बता चुका हूँ। स्कैटरिंग इज ड्यू टू कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड ये न्यूक्लियस के बीच में इस रिपल्सिव फोर्स के कारण होती है। न्यूक्लियस इज सो मैसिव कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल इट डज नॉट मूव ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, मैंने अपने नोट्स में लिखा था। अल्फा पार्टिकल डू नॉट पेनिट्रेट द न्यूक्लियर रीजन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉट इन्वॉल्व, ये भी सर हमने लिखा था। और जो पाथ था सर ये द अल्फा पार्टिकल्स पाथ इज हाइपरबोला विद द न्यूक्लियस एट द आउटर फोकस, ये आपको इसलिए एक तो इसलिए दिखा रखा है कि ये इस बुक से नोट्स हैं करके। ठीक है, अब देखिए सर इसका फायदा कहां पर हुआ या कहां पर आप देखेंगे, ये देखिएगा सर ये यूसेट का जो एग्जाम हुआ था, ये मैंने किसी से पेपर लिया ये यूसेट का, तो इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो देखिएगा ये यू सेट जो 2024 में हुआ है उत्तराखंड सेट, उसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला देखिए द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा देखिएगा साहब न्यूक्लियस हैज लेस डेंसिटी कंपेयर टू एटम, तीसरा देखिएगा कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, तीसरा एग्री विथ थॉमसन मॉडल। तो जिन्होंने ये पेपर जिनसे हमने लिया है उन्होंने गलत करा है इसका आंसर। देखिए न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, कह रहे हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज या ऑब्लिक आर, कौन से करेक्ट है। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस हैज लेस डेंसिटी कंपेयर टू एटम, ये तो गलत है साहब, कैन बी कंपेयर्ड टू सोलर सिस्टम, एग्री विथ थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल तो गलत है, तो कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम भी तो सही है। जिनसे मैंने पेपर लिया उनने गलत कर दिया, ओनली फर्स्ट नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब आपको पता चला कि एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का क्या फायदा होता है। बहुत से लोगों को आता होगा ये, लेकिन बहुत से उनको
ये नहीं भी आ सकता है, समझ रहे हैं आप। तो इसमें ये है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। तो इसलिए एक अच्छी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ न्यूमेरिकल को अगर हम देख लें फटाफट, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना। अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फाउंड टू रिट्रेस द पाथ व्हेन डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड न्यूक्लियस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कुछ नहीं कह रहा सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो कह रहा है, आप समझ गए होंगे। एक अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज फाउंड टू रिट्रेस द पाथ। रिट्रेस द पाथ का मतलब वो दोबारा वापस आ रहा है, मतलब कितने डिग्री पर गया था फिर वो 180 डिग्री पर गया था भाई, तभी तो रिट्रेस करा होगा साहब। ये है न्यूक्लियस, कोई अल्फा पार्टिकल इधर की ओर गया होगा ना, रिट्रेस कर रहा है मतलब ऐसे बैक आया, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ये अगर न्यूक्लियस का सेंटर है तो यहां तक अगर अल्फा पार्टिकल गया तो ये डिस्टेंस आपसे निकालो कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो इंटू 10 की पावर 6 कर दिया। अब जूल में बदलोगे सर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है सर। तो सर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, मल्टीप्लाई कर दिया तो सर देखो 1.6 से 5.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8.80 आ जाएगा, 10 की पावर -19 और 10 की पावर 6 हो जाएगा सर 10 की पावर -13। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी आई। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए जेड, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद भी होना चाहिए, वैसे दिया है तो 79। अब सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हमने आपको फॉर्मूला बताया था सर, ये है सर R0 बराबर 1/4πε0 2Z² अपॉन के, ये फॉर्मूला था सर। 1/4πε0 की वैल्यू सर 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 2 ऐसे ही आया सर, Z 79 आ गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका स्क्वायर हो गया सर। नीचे काइनेटिक एनर्जी अभी आपको ऊपर दिखा है 8.8 इंटू 10 की पावर -13। अभी सर मैंने सब सॉल्व करा, ये 9 इंटू 2 यहाँ पर 18 आ गया होगा, ये 79 है, ये 10 की पावर 9 रहा सर, 1.6 का स्क्वायर हो गया सर 2.56 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -13 38, ये 10 की पावर -13 सर ऊपर आ गया 10 की पावर +13 बन गया, 8.8 नीचे ही रहा। इन दोनों को सर इंटू कर रखा है, देखो यहाँ भी इंटू करते हुए दिखा रखा है। हर बच्चे को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों को सर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2.56 आया 10 की पावर -38 और 13 और ये 9 हो गया सर 10 की पावर 22। 38 में से 22 घटाया तो 10 की पावर -16 आ गया सर अपॉन 8.8। अब मैंने क्या करा है सर, ये आगे देख लीजिए आप, ये शायद ये 2.56 को मैंने, ये जो 2.56 है इसको एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया 25.6 हो गया, नीचे 8.8 को मैंने 88 कर दिया है सर। अब ये 11 यानी कि 8 से कट कर दिया होगा, 8 से 11 टाइम्स कट गया, ये 8 से कट गया सर 3.2 टाइम्स, तो ये आ गया 1422 यानी कि 1422 इंटू 3.2 अपॉन 11 आ गया सर, इंटू 10 की पावर -16। अब इसको आगे सॉल्व कर दिया होगा सर, ये तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके फाइनली ये देखो ये मल्टीप्लाई भी कर रखा है ये, है ना। तो फाइनली सर आ गया 4.13 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, ये आंसर आ गया सर, ठीक हो गया। तो ऐसे इससे क्वेश्चन आते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज टेकन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -15 मीटर। अब सर जो अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सर यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम जो 2021 वाला हुआ है सर, जिसको मैंने भी दिया था, उसमें यही क्वेश्चन आया था, सेम डिक्टो, ठीक है। तो देखिए सर, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय अ फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस दिया था जेड। हाँ मुझे इतना भी याद है ना, उसने यूरेनियम का एटॉमिक नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे तो मैंने लिखा था, उस बुक में नहीं दिया था उसमें। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्वेश्चन, तब आपको थोड़ा यकीन होगा। ये देखिए सर, ये 152 सेट नंबर ए था, ये सेट ए का। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर थ्रू 180 डिग्री बाय फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। उसका एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया, देखो अगर कोई भूल जाए 92 होता है करके तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज, इसका आंसर क्या आया था, शायद ये वाला है शायद, जो मैंने जो पीडीएफ बना रहा था देख रहा था। देखिए सर फिर
तो है ना, काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जल्दी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, 10 की पावर 6 से इंटू करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऐसा यूनिट जूल में लाओ तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करिए सर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी आई क्यू एल। फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, क्या है, आर जीरो बराबर 1/4 2 जेड स्क्वायर अपॉन की, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो गया तो गई भैंस पानी में, ठीक है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद सर वही देखिए, वैल्यू रखी 9 इंटू 10 की पावर 9 2, ये जेड 92 रख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कैलकुलेशन स्पीड काफी तेज होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्क्वायर ये मत सोचना हाँ न्यूमेरिकल हो जाएगा, पहला वाला हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ही, ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं हो पाती है कैलकुलेशन, ध्यान रखना इस बात का। करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए सर। अपॉन 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13, अब सर इसको क्या ही समझाऊं आप लोगों को, आप अपने कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा सर 5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पहला ही ऑप्शन था ये, जो कि पीएससी 2021 के लेक्चरर में। अब देखिए ना क्वेश्चन कितने, ऑप्शन कितने नजदीक हैं, देखिए 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 14, 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अब देखना पहला 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तीसरे ऑप्शन को देखो 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस 14, देखो ये कितने क्लोज ऑप्शन है। ये 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस 13। कभी कभी क्या होता है ना, हम सॉल्व सही करते हैं, एक यहाँ 5.3 और उसमें हम दिक्कत कर जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए देखना बहुत क्लोज ऑप्शन है। चलिए सर ये भी आपको आ गया। अब एक क्वेश्चन सर इम्पैक्ट पैरामीटर का आपको करा देते हैं, देखिएगा सर क्या है, फाइंड द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल π/2 रेडियन when initial energy of alpha particle is 10 mega electron volt and Z is 79 for gold nucleus। आप दोबारा प्रश्न पढ़ लो, क्या कह रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर संगत प्राचल निकालो, कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा है, स्कैटरिंग एंगल π/2 है कह रहा है, और इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल कौन सी होगी, काइनेटिक ही तो होगी, देखो काइनेटिक ना कह के इनिशियल एनर्जी कह दिया, भाई इनिशियल में काइनेटिक ही तो होती है, फेंकते तो आप अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड जेड कितना है 79, ठीक हो गया सर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला याद करिए सर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 π/0 के कॉट थीटा/2, ये तो फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बदलो, 10 इंटू 10 की पावर 6 पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला, फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये तो जूल में आ गई, के निकल गया, बस बाकी सब आपको दिया तो है। फिर स्कैटरिंग एंगल θ π/2 यानी कि 90 दिया है, तो देखिए सर इसमें वैल्यू रख दी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। के की जगह जेड स्क्वायर 1/4 के ऊपर 9 इंटू 10 की पावर 9, ये जो जेड है सर इसके ऊपर 79 है, गोल्ड का न्यूक्लियस है। ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर दिया सर, नीचे फिर क्या है, के बचा नीचे, वो काइनेटिक एनर्जी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कॉट θ/2, θ π/2 था 90 था, 90/2 कॉट 45। अब सर इसको सॉल्व कर लिया, 9 से 79 को इंटू करा होगा, 711 आया होगा, इंटू ये सब आप कर लेंगे, ये कैलकुलेशन हो जाएगी सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब कैलकुलेशन कहाँ समझाते रहूँ, तो ये सर आंसर आ जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे सर, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद क्या है सर, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिएगा, इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिए फटाफट, इफ 100 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर अगर 100 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर 100 स्कैटर हो रहे हैं तो 60 डिग्री पे कितने स्कैटर होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सर अदर स्टेट के लेक्चरर एग्जाम में पूछे गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वगैरह ऐसे, या यूसेट वगैरह में जो भी है, बहुत आसान सा होता है सर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ ले, इस साल क्या पता यही क्वेश्चन को ना पूछ दे, या इससे मिलता जुलता ना पूछ दे, या इम्पैक्ट पैरामीटर का ना पूछ दे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ना, 100 अल्फा पार्टिकल अगर 90 पे स्कैटर हुए तो कितने अल्फा पार्टिकल 60 पे स्कैटर होंगे सर, तो θ1 90 दिया है, तो 90 पे सपोज n1 अल्फा पार्टिकल थे 100, तो θ2 60 पे n2 कितने होंगे। सर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था ये वाला सर, अब देखिए
एन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ध्यान रखिए, ये बताया था नहीं बताया था, 1/sin4θ/2, याद करिए लेक्चर में पीछे जो बड़ा फॉर्मूला था स्कैटर्ड का। तो n1/n2 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा 1/sin⁴θ1/2, पूरा होल अपॉन लग गया 1/sin⁴θ2/2। ये वाला टर्म सर ऊपर चले जाएगा ना, ये ऊपर चले गया तो क्या बनेगा, n1/n2 sin⁴θ2/2 अपॉन sin⁴θ1/2 बनेगा नहीं बनेगा सर। अब सर आगे देख लीजिए, n1 क्या था 90, θ1 था 90 और n1 था 100, और θ2 कितना था 60 और n2 कितना था निकालना है। तो देखिए ना n1/n2 ही बना, θ2 60 था ना। अब कैसे अगर दिखाओगे तो ये देख लो भैया, क्वेश्चन ये है ना, ये θ2 60 n2 निकालना है, θ1 90 n1 सर पता है। तो सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन बना n1/n2 इक्वल टू sin⁴θ2 हो गया 60/2 और ये हो जाएगा नीचे 90/2। समझ रहे होंगे आप, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। n1/n2 ये बन जाएगा सर। तो n1/n2 60/2 कितना हो गया 30 sin 30, इसकी पावर 4 कर देंगे, ये 90/2 sin 45 इसकी पावर 4। तो सर यहाँ से देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। sin 30 कितना हुआ 1/2 हुआ, और नीचे sin 45 कितना हुआ 1/√2, दोनों की पावर 4 1। तो n1/n2 कितना आ जाएगा, इसकी पावर 4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा ये वाला, और 1/√2 की पावर 4, √2 का स्क्वायर 2 और उसके 2 × 2, समझ गए, √2 की पावर 4 हुआ ये। तो अब ये क्या चले जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो 4/16, यानी कि n1/n2 1/4 बनेगा। तो n2 कितना बनेगा 4 टाइम्स ऑफ n1। तो 90 पर अगर 100 अल्फा पार्टिकल थे कहा ना उसने, तो n2 60 पे कितना हो जाएंगे 4 × 100 400 हो जाएंगे सर। समझ गए होंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं इनका आइडिया ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लो। 100 की जगह पर आप एक क्वेश्चन क्या क्रिएट कर सकते हो कि अगर 90 डिग्री पर अगर सपोज 300 हो रहे हैं तो 60 पे कितने होंगे, खुद से क्वेश्चन बना लो। या ऐसे बना लो 60 पर आपके 100 हो रहे हैं तो फिर 90 पर कितने होंगे, इसका रिवर्स क्वेश्चन बना लो। रिवर्स क्वेश्चन भी तो बन जाएगा कि अगर 60 पर 400 हो रहे हैं ना, आंसर आया, तो 90 पर कितने होंगे, आंसर 100 आ जाएगा। चलिए सर, अब सर ये क्वेश्चन कुछ इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर्ड एट न्यूक्लियस विद मोमेंटम p मोमेंटम पर अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एट सेम न्यूक्लियस विथ मोमेंटम 3p। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर, अगर p मोमेंटम पर d है तो मोमेंटम को 3 टाइम्स कर दिया ना 3p, तो क्या हो जाएगी नई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको याद है तो मैंने बताया था d डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 क्या होता है बताया था मैंने आपको, p²। यानी मोमेंटम को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा 1, इसको r0 से डिनोट करा था, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट को r0 से, तो कितना हो जाएगा सर 1/9 हो जाएगा ना, 1/3 का स्क्वायर। जो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p², याद करिए सर पीछे आज ही पढ़ा रखा है इसी लेक्चर में। तो कितना हो जाएगा d/9 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है, ये बहुत ही आंसर। तो यहाँ से d है, इनने ये बता रखा है ना, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पीछे अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाता है, ये r0 था, तो r0 ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी p²/2m था, तो काइनेटिक एनर्जी पे p² आ गया, 1/p²। 3 है तो 1/9, 4 होता तो 1/16, 2 होता तो 1/4। तो सर ये इसका आंसर हो गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन है सर, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बम्बार्ड्स अ हैवी, एक मिनट, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Jd, ठीक हो गया। देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या सर v² था, नहीं था, 1/v⁴ ये भी नहीं था सर, 1/m 1/Jd, सर इसका आंसर है केवल 1/m। मैंने आपको पहले ही जिस चीज पे डिपेंड करता है वो बताया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है सर ये होता है ना, ये आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ये है 1/4πε02 Jd² अपॉन काइनेटिक एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²।
तो 1/m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं है सर। देखिए ऑप्शन 1/जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सर क्या पहला ऑप्शन होगा भी स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं है सर, भी स्क्वायर के नहीं है। क्या 1/v⁴ है? नहीं है। अगर 1/v² होता, देखो यहाँ पर 1/v² होता तो वो ऑप्शन होता, लेकिन आंसर एक ही सही होगा। तो सर 1/m। ये क्वेश्चन सर काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जाने के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी ½ mv² बम्बार्ड्स हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ जेड, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा? 1/m के प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखिए सर, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप क्वेश्चन को पढ़िए तो इसका करेक्ट आंसर आप देखिए क्या होगा। तो सर इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सर, ये था ना ½ mv², काइनेटिक एनर्जी 1/4πε0 Z1 Z2/r0, ये तो था। या r0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 होता था ना जैसे। तो Z1 Z2 क्या है? एक का है और दूसरा दूसरे का है। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आपके सामने ये है सर, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 कह रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऑफ चार्ज Z1 यानी कि अल्फा पार्टिकल के चार्ज को Z1 कह दिया। एंड मास क्या है? m1, अप्रोचेस टू टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z2 कह दे रहा है। एंड मास m2, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0, द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल यही तो आई थी, k इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r0। क्यू चार्ज को ही Z1 Z2 कह दिया है उसने, ठीक है। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी सर? आप समझ ही गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। तो सर आज का जो है लेक्चर हमने बनाने की कोशिश करी थी सर, 1 घंटे का हो गया है, लेकिन शायद कोई बात नहीं, आप लोगों को इससे फ़ायदा ही हो रहा होगा। बार बार सुन लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगी। यदि आप लोगों को हेल्प हुई है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले सर। यदि आपको कैसा ये लगा, कि आपको हेल्प हुई, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।